बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे। ठीक है। मेरा नाम रॉबिन्स है। मैं IIM अहमदाबाद का एलमनस हूँ, जहाँ पर मैंने MBA की पढ़ाई करी है। और मैं आध्यात्मिक और सामाजिक दर्शन आनंद मार्ग का फॉलो करता हूँ और प्रशासनिक दर्शन में डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलो करता हूँ। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला शब्द है अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र के उद्यम, इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस। निजी क्षेत्र के वैसे उद्यम जिनमें मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या सामान्यतः 10 से अधिक नहीं होती। बच्चों, तुम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को देखा होगा, जैसे कि कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है। वो सभी अपना छोटा छोटा धंधा चलाते हैं। छोटा छोटा धंधा, छोटा छोटा बिजनेस, जो भी उनको मिल पाया वो चलाते हैं। तो उनकी जो संख्या होती है वो 10 से ज़्यादा नहीं होती। तो जिन औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की संख्या 10 तक होती है तो उनको इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस कहा जाता है, जिसको अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र भी कहते हैं। चलो दूसरा शब्द देखते हैं। अदृश्य मदें, इनविजिबल्स। भुगतान संगठ संतुलन के चालू खाते की मदें जिनमें दिखाई देने वाली दृश्य वस्तुएं नहीं होती हैं। अदृश्य मदें मुख्यतः वे सेवाएं होती हैं जैसे पर्यटन, जहाजरानी और वायु परिवहन, बीमा और बैंकिंग आदि वित्तीय सेवाएं। इन्हीं में हम विदेशों से उपहारों के आदान प्रदान, धन का निजी खाते पर अंतरण, सरकारी अनुदान और ब्याज, लाभ तथा लाभांश आदि को भी सम्मिलित करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इनविजिबल जो अदृश्य मदें हैं वो भी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। अगला शब्द देखते हैं अनारक्षण, डी रिजर्वेशन। किसी व्यक्ति या उद्योग ही समूह को उन वस्तुओं के उत्पादन करने की छूट देना जिन्हें पहले कोई विशेष व्यक्ति या उद्यमी बना सकते थे। भारत में यह मुख्यतः बड़े उद्योगों द्वारा उन वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति से जुड़ा है जिनका उत्पादन पहले केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे। तो डी रिजर्वेशन भी एक पॉलिसी है जिसके तहत हम सरकार ये निर्णय लेती है कि कौन सी वस्तु का निर्माण कौन से उद्योगपति या कौन से उद्यमी कर सकते हैं। अगला शब्द हम लोग देखते हैं अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। विनिमय दर में गिरावट जिसके कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। तो अवमूल्यन क्या हुआ? मतलब तुम्हारे पास अगर कुछ पैसा है तो तुम अगर उससे पहले कुछ सामान खरीद रहे थे, मान लो 10 किलो चावल खरीद रहे थे, तो अगली बार जाओगे तो उसी पैसे से तुम्हें 9 किलो ही चावल मिला। इसका मतलब तुम्हारे पास जो पैसे है उसका अवमूल्यन हो गया, यानी कि उस पैसे की जो महत्व था वो घट गया। इसी को डिवैल्यूएशन बोलते हैं। अगला शब्द देखते हैं अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यह किसी कार्य या मूल्यांकन के संदर्भ में परिभाषित की जाती है और अस्वीकार किए गए विकल्प के मूल्य के समान होती है। अगला शब्द देखते हैं आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर, कैजुअल वेज लेबरर। अन्य लोगों के खेतों या उपक्रमों में दैनिक दिहाड़ी के लिए काम करने वाला व्यक्ति। बच्चों, शहर में तुम ऐसे जगहों भी देखोगे जहां पर सुबह सुबह बहुत से मजदूर इकट्ठा होते हैं, और अगर तुम उनसे कुछ काम करवाना चाहो तो पैसे तुम निर्धारित करके उनसे दिन भर काम करा सकते हो। ऐसे लोगों को आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। यानी कि दिन भर का पैसा लेके जो भी तुम्हारे पास काम है ये मजदूरी का, उनसे काम करा सकते हो। अगला शब्द देखते हैं आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी।
सरकारी नीतियों द्वारा अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि, जिससे कि आंतरिक अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कुशलता एवं पारस्परिक निर्भरता सहित जुड़ सके। तो इस नीति से हम लोग क्या देखते हैं, आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी अपनी जो औद्योगिक इकाइयां हैं, हमारी अपनी जो आंतरिक अर्थव्यवस्था है, वो दूसरे देशों के साथ मिलजुल कर काम कर सके और उनके साथ जुड़ करके आगे बढ़ सके। अगला हम लोग देखते हैं सब आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सरकार की आर्थिक विकास की ऐसी नीति जिसमें आयात की जा रही वस्तुओं का स्थान देश की स्वनिर्मित वस्तुएं ले लेती हैं। इस नीति में आयात नियंत्रण, आयात शुल्क तथा अन्य नियंत्रणों को अपनाया जाता है। इस नीति के ध्येय की प्राप्ति के लिए आंतरिक उद्योगों को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा रोजगार संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो बच्चों, ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब बाहर का माल जब देश के अंदर आता है तो देश का माल बिकना कम हो जाता है, और बाहर का माल अगर सस्ता हो तो देश के जो उद्यमी हैं उनको नुकसान होता है। तो इसीलिए सरकार समय समय पर आयात प्रतिस्थापन की ओर झुकती है, जिससे हमारी जो अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत किया जा सके। अगला शब्द हम लोग देखते हैं आयात शुल्क, टैरिफ। आयात पर वह कर जो प्रति इकाई या मूल्यानुसार निर्धारित हो, यानी कि हम लोग देखते हैं कि जो आयात शुल्क टैरिफ होता है, यानी कि जो भी सामान बाहर से हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं, आयात करा रहे हैं, उस पर कुछ टैक्स लेती है सरकार, उसी को आयात शुल्क कहते हैं। बच्चों, ये जो मैंने लिस्ट ली है, ये कक्षा 11वीं की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी की किताब से मैंने ली है, भारत का आर्थिक विकास। अगला शब्द देखते हैं आयात शुल्क बाधाएं, टैरिफ बैरियर्स। सरकार द्वारा आयात पर लगाए गए कर। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था पहले क्या, आयात शुल्क। तो आयात शुल्क जो टैरिफ था वो प्रति इकाई होता था। देखो, ये ध्यान देने की बात है, जो टैरिफ होता था वो प्रति इकाई, यानी कि हर एक सामान पर कितना लगेगा कर, टैक्स लगेगा, वो टैरिफ था। और जो टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, जो सरकार आयात पर कर लगाती है, यानी जो भी कर लगा रही है तो वो उसको टैरिफ बैरियर्स करते हैं। और वही जब हम इकाई के हिसाब से नापते हैं, इकाई के हिसाब से जब हम उसको मापते हैं तो उसको टैरिफ बोलते हैं। अगला शब्द आयात लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंसिंग। किसी देश में वस्तु के आयात की सरकार से मिलने वाली अनुमति। तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई सामान विदेश से मंगाना है इस देश में, तो आपको इंपोर्ट लाइसेंसिंग देनी पड़ेगी, यानी कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग जरूरी है अगर आप बाहर का सामान देश के अंदर मंगाना चाहते हैं। अगला शब्द देखते हैं आसियान। आसियान बच्चों, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन। इनके सदस्य हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। यानी बच्चों, ये जो हम लोग को बहुत सारे देशों के संगठन होते हैं, इसको याद रखना ज़रूरी होता है। कई बार ये परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन है उसे आसियान कहते हैं। ये महत्वपूर्ण संस्था है। अगला शब्द उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। श्रम या पूंजी की दक्षता में वृद्धि से उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है।
यह शब्द प्रायः श्रम के आगत की उत्पादकता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम ज़्यादा अच्छा श्रम अपने कार्य में लगाएंगे या ज़्यादा पूंजी लग और ज़्यादा अगर पूंजी से हमें और अगर पूंजी से हमें ज़्यादा मुनाफा मिलता है तो हम उसे उत्पादकता में वृद्धि कहेंगे। अगला शब्द उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म। युद्ध में विषय या अन्य विधियों का प्रयोग कर किसी दूसरे देश को अपने अधीन बनाना। इस प्रकार अपने देश की सीमा से बाहर भी अन्य राष्ट्रों के राजनीतिक आर्थिक जीवन पर नियंत्रण कर लिया जाता था। उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी विशेषता अधीनस्थ देशों का शोषण रही है। जैसे कि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी आज़ादी के पहले। अगला शब्द उपभोग समुच्चय, कंजम्पशन बास्केट। कंजम्पशन बास्केट, उपभोग समुच्चय, किसी परिवार द्वारा उपयुक्त वस्तुओं सेवाओं का समूह जिसका प्रयोग जनता के उपभोग के स्वरूप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। सांख्यिकीय संस्थान इसका निर्धारण करते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। वे हैं अ अनाज, ब दालें और दूध से बनी चीजें, स खाद्य तेल, द सब्जियां, ध वस्त्र आदि। तो बच्चों ये जो कंजम्पशन बास्केट है ये बहुत ही उपयोगी चीज है। अगर हम लोग भारत के अर्थव्यवस्था को हम लोग मापने की कोशिश करते हैं तो भारत में जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन उपभोग समुच्चय है उसमें 19 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, जैसे अनाज, दालें, दूध से बनी चीजें, खाद्य तेल, सब्जियां और वस्त्र आदि। इसलिए उपभोग समुच्चय को याद रखना है, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। उद्यम, एंटरप्राइज, किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला उपक्रम जो मुख्यतः बिक्री के ध्येय से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण आदि करता है। तो इसलिए बच्चों उद्यम क्या हुआ कि वो कुछ सामान बना रहा है या कुछ सेवा दे रहा है बेचने के इरादे से। अगला शब्द देखते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसको शॉर्ट में बी भी बोलते हैं, BEE। यह एक सरकारी संस्था है। इसका उद्देश्य ऐसी नीतियों और रणनीतियों का विकास करना है जिनमें स्वनियमन तथा बाजार सिद्धांतों पर बल होता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है और विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय करता है। तो बच्चों ये जो बी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो तुम जो भी कुछ अभी बिजली का सामान खरीदते हो, जैसे पंखा हो गया, आयरन हो गया, तो उसमें और टीवी हो गया, तो उसमें तुम ये बी का साइन देख सकते हो जिस पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लिखी रहेगी। और उसी तरह से तुम लोग स्टार रेटिंग के बारे में भी जानते होंगे कि कौन सा उपक्रम कितना अच्छी तरीके से बिजली का यूज़ करता है। जैसे 5 स्टार रेटिंग के जो AC होते हैं, फ्रिज होते हैं, वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। जो कम स्टार वाले होते हैं वो कम अच्छे माने जाते हैं। अगले शब्द को हम लोग देखते हैं एकाधिकारी तथा प्रबंधकारी व्यापार अधिनियम। एकाधिकारी तथा प्रबंधकारी व्यापार अधिनियम, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इस अधिनियम को व्यापारियों को एकाधिकारी तथा अन्य जनहित बाधक व्यावहारिक प्रविष्टियों का नियमन करने के लिए लागू किया गया था। तो हम बच्चों इसमें इस बात को समझने के लिए तुम ऐसा समझ सकते हो कि कोई व्यापारी है वो बस चाहता है कि मेरा ही सामान बिके और बाकी किसी और व्यापारी का सामान ना बिके, तो इसी को कहते हैं मोनोपोली, यानी एकाधिकार कर लेना। और जब वो कोई भी उद्यमी एकाधिकार कर लेता है तो फिर उसका दुरुपयोग करता है, वो मनमाना दाम वसूलने लगता है अपने सामान का। तो इसीलिए सरकार ने इस पे ध्यान दिया और मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लाया गया, जिसको एकाधिकारी तथा प्रतिबंधकारी व्यापार अधिनियम भी कहते हैं। अगला शब्द सुनो,
औपचारिक संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठान, फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स, फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर पहला शब्द क्या है? फॉर्मल। तो फॉर्मल का मतलब क्या हो गया? जो सूट-बूट टाई में रहता है, फॉर्मल। तो फॉर्मल सेक्टर क्या हुआ? जैसे कि सभी सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठान जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति मजदूरी पर काम कर रहे हैं। तो फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट क्या हो गया? जिसमें 10 से ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे हो, वो हो गया फॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या था? जिसमें 10 से कम हो। अगला शब्द देखते हैं, अंश, हिस्से, इक्विटीज। तो बच्चों इक्विटीज क्या होती है? किसी कंपनी की चुकता पूंजी के समान मूल्यधारी, किसी कंपनी की चुकता पूंजी के समान मूल्यधारी अंश। इनके धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। इन्हें कंपनी में मताधिकार प्राप्त होता है और ये लाभांश पाने के अधिकारी होते हैं। तो बच्चों कंपनी की जो भी पूंजी होती है उसका कुछ अंश होता है जिसे इक्विटीज कहते हैं। तो जिनके पास जो इक्विटीज होते हैं, कंपनी की इक्विटी होती है, उसे ही वास्तविक स्वामी माना जाता है। उसको कंपनी में मताधिकार प्राप्त होता है, यानी कि वो अपनी बात को रख सकता है किसी भी निर्णय को लेते वक्त, और जो भी मुनाफा होता है उसका लाभांश पाने के भी अधिकारी होते हैं। अगला शब्द कर प्रतिकर, कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका मतलब हुआ करों के कारण वस्तु की कीमतों में अनुपात से अधिक वृद्धि। ये प्रायः अनेक चरणों में लगने वाले करों का परिणाम होता है। उदाहरणतः उत्पादन शुल्क की राशि को वस्तु की उत्पादन लागत में जोड़कर उस पर विक्रय कर लगाना। इस प्रकार उत्पादन शुल्क पर भी विक्रय लग जाता है। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई सामान है, अब उसको हर बार हर जगह पर एक नया टैक्स देना पड़े, तो अंत में क्या होगा? उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि कोई सामान है वो बम्बई में है, बम्बई से उसे मान लो कलकत्ता पहुंचना है और वो सड़क के रास्ते से आ रहा है, तो हर बार जब वो महाराष्ट्र से निकलेगा तो एक नए बॉर्डर पे पहुंचेगा। चलो मान लिया मध्य प्रदेश पहुंचा, मध्य प्रदेश से मान लो झारखंड पहुंचा या उड़ीसा, फिर उड़ीसा पहुंचा, फिर बंगाल पहुंचा। तो ये बार बार उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अंत में क्या होगा? जब ज़्यादा बार बार टैक्स लगेगा तो उसी पे तो उसका दाम बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कर प्रति कर। और इसमें क्या होता है? जैसे कि उदाहरण के तौर पे उत्पादन शुल्क की राशि को वस्तु की उत्पादन लागत में जोड़कर उस पर विक्रय कर लगाना। इस प्रकार उत्पादन शुल्क पर भी विक्रय कर लग जाता है, यानी दाम उसका बढ़ जाता है। अगला शब्द है कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। स्व उपभोग या पारिवारिक उपभोग नहीं, बल्कि मुख्यतः बाजार में बिक्री के व्यवसायीकरण ने कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया था। अंग्रेजों ने खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उनको ऊंचे कीमतें देनी प्रारंभ कर दी। उन्हें नकदी फसलें अपने देश के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में चाहिए थी। तो बच्चों ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है? जैसे कि तुम लोगों ने हमारे यहाँ खेत देखे होंगे, तो खेत में हम लोग अधिकतर मकई देखते होंगे, धान देखते हैं या फिर गेहूं देखते हैं। लेकिन होता क्या था, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इन सब चीज़ों को रोक करके कुछ कमर्शियल चीज़ें उगाते हैं। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि मुझे मशरूम उगाना है, मुझे स्ट्रॉबेरी उगाना है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो जिससे डायरेक्ट हम मार्केट में बेच सकें, बाजार में बेच सकें, उसको हम अपने यूज के लिए नहीं लगाते हैं। तो इसी को बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह है, तुमने सुना होगा नाम, तो वहाँ पर किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाना शुरू कर दिया। तो इससे वो लोग फिर धान न उगा करके उन्हें मजबूरी में नील उगाना पड़ता था। तो इसकी वजह से विद्रोह भी हुआ और इसमें
चंपारण क्या सत्याग्रह भी बहुत फेमस है गांधी जी द्वारा। तो इस तरीके से हम इसको ये हुआ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यवसायीकरण। अगला शब्द है गैर नवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वे प्राकृतिक संसाधन जिनका नवीकरण संभव नहीं, उनका स्टॉक वृहद होता हुआ भी सीमित है। उदाहरण के रूप में जीवाश्म ऊर्जा संसाधन जैसे तेल, कोयला, नेचुरल गैस और लोहा, सीसा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम खनिज आदि। तो ये जो भी कुछ है, ये कब अगर इंसान लगातार इसका उपयोग करता जाए तो ये सभी भी खत्म हो सकती हैं और ये दोबारा जल्दी धरती पर नहीं आएंगे। इनको दोबारा होने में करोड़ों साल फिर लगेगा। तो इसे कहा जाता है गैर नवीकरणीय संसाधन। अगला शब्द है गैर शुल्क बाधाएं, नॉन टैरिफ बैरियर्स। सरकार द्वारा आयात शुल्क से अलग लगाए गए आयात प्रतिबंध। इनमें आयात के परिमाण और गुणवत्ता के प्रतिबंध भी सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है कि आयात शुल्क के अलावा अलग से भी आयात पर प्रतिबंध लगा रही है। तो इनको कहा जाता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। अगला शब्द है घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। सरकार के व्यय का राजस्व से अधिक होना। तो बच्चों ये जो परिस्थिति है ये अच्छी नहीं होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। जैसे कि घाटे की वित्त व्यवस्था, नाम से ही जाहिर है कि घाटा हो रहा है, यानी कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है और और मुनाफा कम हो रहा है, यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अगला शब्द हम लोग देखते हैं जनाकिंकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जनाकिंकीविद फ्रैंक नोटेस्टिन द्वारा 1945 में विकसित अवधारणा। तो जनाकिंकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अवधारणा किसने दी थी? 1945 में फ्रैंक नोटेस्टिन ने दी थी। यह आर्थिक विकास से जुड़ी बेहतर जीवन दशाओं के परिणाम स्वरूप जन्म और मृत्यु दर में गिरावट की विशेष प्रवृत्तियों की व्याख्या करने वाली अवधारणा है। तो बच्चों ये क्या है? यह आर्थिक विकास से जुड़ी बेहतर जीवन दशाओं के परिणाम स्वरूप जन्म और मृत्यु दरों में गिरावट की विशेष प्रवृत्तियों की व्याख्या करने वाली अवधारणा है। नोटेस्टिन ने जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था: पूर्व औद्योगिक, विकासशील तथा आधुनिक समाज। बाद में औद्योगिकरण के उपरांत की अवस्था भी इसमें सम्मिलित कर ली गई। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जनांकीय संक्रमण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे याद रखना। अगला शब्द है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जन्म के समय विद्यमान आयु विशेष मृत्यु दर के पैटर्न के जीवन भर स्थिर रहने पर उस नवजात शिशु के जीवित रहने की प्रत्याशा वर्षों में। तो बच्चों ये जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माप है, जिसमें हम लोग बच्चा कितने समय तक जीवित रहेगा जन्म के वक्त, उसको हम लोग वर्षों में नापते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर शिशु के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए। अगला शब्द है G8। G8 8 देशों का गुट। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी महासंघ सम्मिलित हैं। यहाँ राज्य अध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों का वार्षिक आर्थिक राजनीतिक शिखर सम्मेलन होता है। यहाँ अनेक बैठकें तथा नीतिगत अनुसंधान होते रहते हैं। गुट की अध्यक्षता की अवधि 1 वर्ष है, जो बारी बारी से सदस्यों को प्रदान की जाती है। वर्ष 2006 का अध्यक्ष
रूस था। बच्चों, मैंने मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स की शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इस देश के जाने माने प्रोफेसरों से हासिल की है। और मेरा जो ये हिंदी माध्यम के बच्चों को पढ़ाने का जो कार्यक्रम है, ये एक मेरे मिशन टीच 1 बिलियन का हिस्सा है, जिसमें मैं कमज़ोर तबके के विद्यार्थियों को मुफ्त में पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करना, यानी कि कम से कम कीमत में उनको सबसे अच्छी विश्व स्तरीय शिक्षा सामग्री प्रदान करना, जैसे कि जियोफोन ऑडियोज़ क्रिएट करना, वीडियोज़ क्रिएट करना। और फ़िलहाल मैं इसको शुरुआत हिंदी माध्यम से की है, जिसमें मैं और ये आगे चलकर भारत के 25 करोड़ के लगभग गैर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को मदद करेगी, जैसे हिंदी मीडियम माध्यम, बंगला माध्यम, मराठी माध्यम के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। अब यहाँ पर मैं तुम्हें आईटीआई, इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी कराऊंगा, और जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। चलो वापस चलते हैं। अगला शब्द है G20। G20 विश्व व्यापार संगठन में व्यापार और कृषि से जुड़े प्रश्नों पर ध्यान देने के लिए विकासशील देशों का समूह। इसमें ये देश सम्मिलित हैं: अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, बिचाइल, चीन, क्यूबा, मिस्र, ग्वाटेमाला, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पराग्वे, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, तंजानिया, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे। तो बच्चों, परीक्षा में कभी-कभी देशों के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा देश किस समूह का देश है, G8 का है या G20 का है या आसियान का है या सार्क का है। तो बच्चों, इसे याद रखना भी ज़रूरी होता है। अगला अगला हम लोग देखेंगे नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भारत में वर्ष 1991 से अपनाई जा रही नीतियों के नाम, जिनको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है, नई आर्थिक नीति। निर्यात आयात नीति, व्यापार नीति। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, सरकार की वे आर्थिक नीतियां जो आयात और निर्यात व्यापार को प्रभावित करती हैं। अगला शब्द निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट। निजी व्यक्तियों, समूहों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान, जैसे रिलायंस, टाटा, अदानी, बिरला, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट हैं। अगला शब्द नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वे संसाधन जो विवेकपूर्ण प्रयुक्त होने पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीनीकृत होते रहते हैं। जल, वन, पशुधन, मत्स्य आदि ऐसे संसाधन हैं कि यदि इनका अत्यधिक विदोहन नहीं हो तो ये निरंतर बने रह सकते हैं। अगला शब्द निर्यात शुल्क, एक्सपोर्ट ड्यूटीज। किसी देश से वस्तुओं के निर्यात पर लगाया गया कर। निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। राजकीय और व्यापारिक समर्थन सहित वे सभी नीतियां जिन्हें सरकार उच्च आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने और अधिक विदेश मुद्रा कमाने के ध्येय से अपनाती है। तो निर्यात संवर्धन क्या हुआ? राजकीय और व्यापारिक समर्थन सहित वे सभी नीतियां जिन्हें सरकार उच्च आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के ध्येय से अपनाती है। इन नीतियों से निर्यात बाधाओं को दूर किया जाता है। अगला शब्द नियोजक, रोजगारदाता, एम्प्लॉयर्स। वे स्वनियोजक जो अपना काम स्वयं या कुछ भागीदारों की सहायता से चलाते हैं और प्रायः श्रमिकों को उस उद्यम के संचालन के लिए काम पर रखते हैं। तो जो नौकरी देते हैं उनको एम्प्लॉयर्स कहते हैं। अगला शब्द नियमित वेतन मजदूरी पाने वाले श्रमिक, रेगुलर सैलरीड वेज एम्प्लॉयज। अन्य लोगों के खेती फार्मों
में काम करने वाले व श्रमिक कर्मचारी जिन्हें नियमित रूप से वेतन या मजदूरी, दिहाड़ी या समय समय पर नवीनीकृत अनुबंधानुसार नियत भुगतान के रूप में मिलती है। इनमें सभी पूर्ण और अंशकालिक तथा प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं। तो जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं या कहीं से वेतन पा रहे होते हैं तो वो हो गए रेगुलर सैलरीड या वेज एम्प्लॉयज। अगला शब्द परिमाणात्मक प्रतिबंध, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। आंतरिक उद्योगों के संरक्षण और भुगतान शेष के घाटे को कम करने के लिए देश में आयात होने वाली वस्तुओं की मात्रा नियत करना। बाहर से कितना सामान आएगा, अपना सामान पहले यूज हो जाना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तभी बाहर से मंगाओ। इस तरह से बाहर का सामान नहीं मंगाना चाहिए, नहीं तो अपना नुकसान होगा। बच्चों, अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप मुझे अपना योगदान भी दे सकते हैं गूगल पे के माध्यम से। गूगल पे डिटेल्स आपको आईडी वेरिफिकेशन के बाद दी जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 84096329220 8409632920। और अगर आप गैर अंग्रेजी और गैर हिंदी माध्यम के शिक्षक हैं तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, अपना रिज्यूम मुझे भेज सकते हैं। और और अगर आप कोई उद्यमी हैं तो अपना बिजनेस प्रपोजल भी मुझे भेज सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर speeddeal121@gmail.com speeddeal121@gmail.com। वापस चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। परिवार, हाउस होल्ड, सामान्यतः एक साथ रहने और एक रसोई में भोजन करने वाले व्यक्तियों का समूह। सामान्यतः का अर्थ है कि इनमें मेहमान परिवार का अंग नहीं होंगे। इसी प्रकार इनमें से यदि कोई अस्थायी रूप से बाहर गया हो तो उसकी परिवार की सदस्यता समाप्त नहीं होगी, यानी कि एक परिवार का सदस्य जो अधिकतर समय साथ रहते हैं। अगला शब्द पारिवारिक श्रम, श्रमिक परिवार के खेत। फैमिली लेबर वर्कर, उद्योग या उद्यम आदि में नगद या वस्तु स्वरूप मजदूरी पाने की इच्छा के बिना काम करने वाला व्यक्ति। तो फैमिली लेबर क्या हो गया, जैसे कि आपके घर में ही कोई लोग आपके काम में मदद कर देते हैं तो वो हो गए जो आप लोग, और उनको आपसे पैसा नहीं चाहिए होते, बस आपकी मदद कर देते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, तो इसको कहा जाता है फैमिली लेबर और या फैमिली वर्कर। अगला शब्द पेंशन, सेवानिवृत्त श्रमिकों को मिलने वाली मासिक निर्वाह राशि। तो जब लोग रिटायर हो जाते हैं नौकरी से तो उन्हें पेंशन मिलती है, पर आजकल सरकार पेंशन भी ख़त्म कर रही है, तो इसलिए इसलिए बुढ़ापे का ध्यान लोगों को शुरू से ही रखने की आजकल ज़रूरत हो चुकी है। प्रतिष्ठान, एस्टेब्लिशमेंट, ऐसे उद्यम जिनमें वर्ष की अधिकांश अवधि में पारिश्रमिक पाने वाला श्रमिक अवश्य कार्य करता है। तो एस्टेब्लिशमेंट क्या हो गया, जहां पर लोग जाकर काम करते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश। इसमें शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी शामिल नहीं की जाती। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शेयर बाजार के माध्यम से स्वदेशी कंपनियों में निवेश से बेहतर माना जाता है। प्रायः यह धारणा रहती है कि शेयर बाजार में लगा धन तो अस्थिर है, जो अल्पकालिक सट्टेबाजी के लिए आया है और कभी भी समाप्त हो सकता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष निवेश चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों ही परिस्थितियों में देश के काम आता ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो उससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। अगला शब्द प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात, यानी कि हर आदमी को कितना पैसा मिल रहा है साल भर में, वो हो गया पर कैपिटा इनकम। अगला शब्द प्रवेश अवरोध, बैरियर्स टू एंट्री,
वे कारक जो किसी उद्योग में प्रवेश को इच्छुक फर्मों का आगमन कठिन बना देते हैं। ये अवरोध उस उद्योग में लगी पुरानी फर्मों को प्रभावित नहीं करते, केवल नई फर्मों पर ही लागू होते हैं। यानी कि पहले से किसी का समोसा बिक रहा है तो बगल में कोई दूसरा समोसे की दुकान नहीं खोलेगा। यानी कि बैरियर्स ऑफ एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री, प्रवेश अवरोध। नया नया धंधे वाला नहीं आना चाहिए मार्केट में, पुराने वाला ही रहेगा। तो ये हो गया बैरियर्स टू एंट्री। अगला शब्द प्रसव, मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। यह प्रसव काल में माताओं की मृत्यु और सजीव जन्मों का अनुपात है। कई बार सजीव जन्मों के साथ गर्भपात का भी योग बन जाता है। अनुपात की गणना एक वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अब बच्चों, ये जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, मातृत्व मृत्यु दर, तो जन्म के दौरान बहुत सी माएँ पर्याप्त सुविधा के अभाव में और पर्याप्त खान पान के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत में मैटरनल मोर्टालिटी रेट अभी भी ज़्यादा है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। अगला शब्द बजट घाटा, बजटरी डिफिसिट। सरकार की आय और कर राजस्व द्वारा उसके व्यय का पूरा न हो पाना। यानी बजटरी डिफिसिट, बजट घाटा क्या हो गया? यानी घाटे में सरकार चल रही है, यानी कि जितना भी उसको पैसा मिल रहा है टैक्स से, वो उससे ज़्यादा वो खर्चा कर दे रही है, तो बजटरी डिफिसिट हो रहा है। अगला शब्द बहुपक्षीय व्यापार संधियां, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। किसी देश द्वारा दो या अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान संबंधी व्यापार समझौते हैं। यानी कि मान लो कि दो देश हैं, भारत और ब्रिटेन। अब दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आपके यहाँ से हमारा ये सामान जाएगा, आपके यहाँ हमारा ये सामान जाएगा, और हम आपको ये बेचेंगे, आप हमको ये बेचेगा। तो ये हो गया मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अगला शब्द बेहतर अनुपालन, बेटर कंप्लायंस। सामान्य रूप से कर भुगतान आदि के संदर्भ में प्रयुक्त सरकारी अनुदेशों का पालन। तो बेटर कंप्लायंस क्या हो गया? कि जो भी सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है अच्छे से, तो वो हो गया बेहतर अनुपालन। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल ड्यूड रॉबिन्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आपको मेरे बाकी वीडियोस भी देखने का मौका मिले। यहाँ पर मैं आपको फ्री एग्ज़ाम लेक्चर्स, करियर और लाइफ गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। वापस चलते हैं। ब्रंटलैंड कमीशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए नियुक्त आयोग। इसने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें धारणीय विकास की परिभाषा के बड़े व्यापक रूप से उद्धरण दिए गए। तो ब्रंटलैंड कमीशन क्या हुआ? 1983 में यूनाइटेड नेशंस ने पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस कमीशन का गठन किया। यानी पर्यावरण की समस्याएं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया या और भी बहुत तरह की चीज़ें, जंगलों को काटना, इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए ब्रंटलैंड कमीशन का गठन किया गया। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, वे सभी व्यक्ति जो काम के अभाव के कारण बेकार बैठे हैं पर रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों के माध्यम से अथवा संभावित रोजगार दाताओं को आवेदन देकर रोजगार के लिए अपनी उपलब्धता सूचित कर रहे हों। इन्हें कार्य की वर्तमान दशाओं और प्रचलित पारिश्रमिक दरों पर काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो बेरोजगारी क्या है बच्चों? कि कोई व्यक्ति है, काम करने के लायक है, पर उसे काम नहीं मिल रहा है जिससे कि वो अपना घर चला सके। तो ये बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी समस्या है। हमारे देश में भी एक काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि लाखों बेरोजगार हैं। कोई भी नौकरी निकलती है तो हर नौकरी पे हज़ार हज़ार लोग अप्लाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, एक को अगर नौकरी मिल भी जाएगी किसी सिफारिश से, तो बाकी 9,999 का क्या होगा, या फिर अधिकतर लोगों का क्या होगा। तो बेरोजगारी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है।
अब जैसे मान लो एक नौकरी निकली 1,000 लोगों ने अप्लाई किया, एक को मिली, 999 को तो नहीं ना मिली। तो इसलिए बच्चों मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी रोजगार मिलेगा और कुछ लायक बन पाओगे। और केवल नौकरी के सहारे मत बैठो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, तभी तुम कुछ अपने से भी अपने पैरों पे खड़े हो पाओगे और कुछ अपना धंधा भी शुरू कर पाओगे। अगला शब्द भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। किसी देश के वर्ष भर की अवधि में शेष विश्व से चालू और पूंजीगत खातों पर हुए समस्त लेन देन का सांख्यिकीय सार। इस खाते में अवधि भर के सभी दायित्वों और परिसंपत्तियों का ब्यौरा होता है, इसलिए यह सदैव संतुलन में रहता है। तो बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन क्या हुआ? तो हम लोग ये देखते हैं कि किसी देश ने जितना भी बाहर से पैसा का लेन देन किया उसका पूरा हिसाब किताब, तो ये हमेशा जरूरी होता है देखते रहना कि क्या हो रहा है, किसी देश में कितना सामान आया, कितना गया, कितना पैसा मिलना था, कितना पैसा खर्चा हुआ, वो सभी चीज़ों का एक एक देश का बाकी पूरे विश्व से जो लेन देन का ब्यौरा होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आता है। अगला शब्द है भूमि राजस्व बंदोबस्त, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। अब बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूमि राजस्व बंदोबस्त, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद प्रशासन का गठन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। सरकार के हित की दृष्टि से प्रत्येक भूखंड में उगाए जाने वाले राजस्व का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया। यह भूखंड चाहे किसी किसान के अधिकार में या महल अथवा राजस्व ग्राम या फिर किसी जमींदार के अधिकार में रहा हो, यह अधिकार चाहे स्वामित्व अधिकार रहा हो या फिर कर्षण अधिकार ही हो, इसी अधिकार के आधार पर राजस्व निर्धारण को भू राजस्व व्यवस्था का बंदोबस्त कहा गया है। भारत में 3 प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई थीं। क स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, ख किसानों के साथ व्यक्तिगत आधार पर राजस्व निर्धारण रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ग पूरे राजस्व ग्राम से राजस्व व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था। तो बच्चों ये जो तीनों मैंने 3 प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएं का जिक्र किया, रैयतवाड़ी, जो जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्थाएं, ये इनसे बार बार सवाल आता है, चाहे तुम आईएएस का एग्जाम दो चाहे कोई भी एग्जाम दो, इसमें जरूर आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। अगला शब्द है भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, कर्मचारियों के हितार्थ संचालित कोष। इसमें कर्मचारी और रोजगारदाता दोनों ही अंशदान जमा करते हैं। इसका संचालन सरकार करती है तथा इसकी संचित राशि सेवानिवृत्ति के समय सरकार को दे दी जाती है। तो प्रोविडेंट फंड क्या हो गया बच्चों? अब कोई भी नौकरी करते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछना कि प्रोविडेंट फंड में उनका पैसा जमा हो रहा है कि नहीं। तो अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी करते हैं तो कुछ उनका हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होते रहता है, जो समय समय पर वो निकाल सकते हैं। अगला शब्द है मृत्यु दर, मोर्टालिटी रेट। यह शब्द मृत्यु पर ही आधारित है। इसे वर्ष भर में प्रति 1000 जनसंख्या में हुई मृत्यु की संख्याओं द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यह मृत्यु सामान्य हो या रोग आदि के कारण दोनों ही प्रकारों को गणना में सम्मिलित किया जाता है। यह रुग्णता दर से भिन्न है। रुग्णता दर तो बीमारी के कारण काम न कर पाना दर्शाती है। तो प्रति 1000 साल में कितने लोग मर रहे हैं, वही हो गया मोर्टालिटी रेट। अगला शब्द मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। बच्चों पूरे अर्थव्यवस्था के पाठ के किताब में तुम्हें ये शब्द सबसे ज्यादा मिलेगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, मुद्रास्फीति का मतलब क्या हुआ? सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि। अब जैसे किसी चीज का दाम बढ़ जाता है, अब जैसे मान लो कि तुमने कोई पेंसिल खरीदी 5 रुपए की मिल रही थी, अब तुम महीने भर बाद या फिर 1 साल बाद गए दोबारा खरीदने उस पेंसिल को, तो उसका दाम 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए हो गया था। तो ये हो गया इन्फ्लेशन। अगला शब्द है योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन।
भारत सरकार द्वारा गठित एक संगठन। यह देश के सभी संसाधनों के अधिकतम संतुलित और युक्ति युक्त प्रयोग की योजनाएं बनाने का कार्य करता है। इसे देश के विकास पथ की वरीयताएं भी निर्धारित करनी होती है। तो बच्चों, ये पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नई सरकार में इसे बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। अगला शब्द यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। यूरोप महाद्वीप में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग के बढ़ाने के ध्येय से वहां के 25 स्वतंत्र देशों द्वारा गठित महासंघ। इसके सदस्य देश हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चेक गणराज्य, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। तो यूरोपियन यूनियन क्या है ये भी जान लो, 25 स्वतंत्र देशों द्वारा गठित महासंघ। अगला शब्द राज्य विद्युत बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। ये राज्य प्रशासन के ऐसे अंग हैं जो विद्युत उत्पादन, संवहन और वितरण के कार्य करते हैं। अब जो तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन आता है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही आता है। अगला शब्द राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम। किसी देश में उत्पादित वस्तुओं किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों और विदेशों से प्राप्त आय का योगफल। तो नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम क्या हो गया कि किसी देश में जितना भी सामान बनाया गया या जितना भी सेवा सर्विसेज के थ्रू पैसा कमाया गया या फिर विदेशों से जो उनको पैसा मिला, तो इन सबको नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट में गिना जाता है। अगला शब्द है रुग्णता। रुग्णता का मतलब हुआ मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या होता है? बीमार पड़ने की प्रवृत्ति या अस्थायी अपंगता द्वारा काम को दुष्प्रभावित करती है। निरंतर रुग्णता अंततः मृत्यु का रूप भी धारण कर सकती है। हमारे देश में रुग्णता के 2 प्रमुख कारण हैं, भीषण श्वास संक्रमण और डायरिया। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जब कोई बीमार पड़ जाता है तो फिर तो वो काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा। जैसे अब किसी के घर किसी को कोरोना हो गया, तब तो वो भाई इन्फेक्टेड हो गया, तो वो तो 2-3 महीने के लिए ही चला गया अब बिस्तर पे। तब बिस्तर पे चला गया तो वो 2-3 महीने या जितने भी समय उसको 1 महीना भी समय लगे उसको, जो भी लगे कम से कम, तो इतने दिन तक तो वो काम नहीं कर पाया। तो इसी परिस्थिति को कहते हैं मॉर्बिडिटी, रुग्णता। अगला शब्द है वहन क्षमता, धारण क्षमता। वहन क्षमता या धारण क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी, एक घनत्व विशेष पर जनसंख्या को धारण करने की किसी परिवेश की क्षमता। इसकी अधिक तकनीकी परिभाषा इस प्रकार है, घनत्व आधारित जनसंख्या का वह अधिकतम आकार जहां पहुंचकर इसकी वृद्धि रुक जाती है, अतः उसे अधिक सीमा तक जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। यदि जनसंख्या धारण क्षमता से अधिक हो जाए तो अपर्याप्त स्थान, खाद्य आदि के कारण, निर्वाह से जुड़ी कठिनाइयों के कारण प्रजनन प्रक्रिया प्रभावित और बाधित होने लगती है। विभिन्न प्रजातियों की धारण क्षमताएं परिवेशानुसार भिन्न हो सकती हैं। अनेक कारणों से समय के साथ इसमें परिवर्तन भी संभव है। ये कारण हैं खाद्य सुलभता, पर्यावरण, स्थान आदि। तो किसी जगह पे कितना पॉपुलेशन हो सकता है, कितना पॉपुलेशन ठीक से रह सकता है, कितना आबादी ठीक से रह सकता है, उसी को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो ठीक से नहीं रह पाएंगे, दिक्कत होगी उनको, सभी को अच्छे से खान पान में या रहने में परेशानी होगी। अगला शब्द है व्यापारी बैंक। व्यापारी बैंक का मतलब हुआ मर्चेंट बैंकर्स, कंपनी को सलाह देने, उनके अंश और ये ऋण निर्गमन का प्रबंधन करने वाले बैंक, वित्तीय संस्थान या निवेश बैंक। तो मर्चेंट बैंकर्स क्या हो गए? जो कंपनियों को सलाह देते हैं या उनके अंश होते हैं, या ये ऋण निर्गमन का प्रबंधन करने वाले बैंक होते हैं।
वित्तीय संस्थान भी हो सकते हैं और निवेश बैंक भी हो सकते हैं। तो मर्चेंट बैंकर्स वो होते हैं जो, व्यापारी बैंक वो होते हैं जो कंपनियों के को सलाह देते हैं और उनसे लेन देन करते हैं। अगला शब्द है व्यतिक्रम चूक, डिफॉल्ट। नियत तिथि पर ऋण और ब्याज का भुगतान नहीं कर पाना। ऋण ये किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से सरकार द्वारा लिए गए ऋण भी हो सकते हैं। इस प्रकार ऋणी की विश्वसनीयता या साख पर आंच आती है। अब बच्चों, डिफॉल्टर होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि डिफॉल्ट अगर हो जाओगे तो तुम्हारा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। 750 से नीचे सिविल स्कोर आ गया तो फिर तुमको अगली बार कोई कर्जा नहीं देगा बैंक। तो इसीलिए जिसको जब पैसा चुकाना है समय पर चुका देना चाहिए और टेंशन फ्री रहना चाहिए। अगला शब्द है वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बचतों के संग्रह और प्रयोजन या आवंटन से जुड़े संस्थान। इनमें व्यावसायिक, सहकारी और विकास बैंक तथा निवेश संस्थान सम्मिलित हैं। अब बच्चों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हो गया कि अब जैसे तुम्हारे मम्मी पापा भी कहीं ना कहीं पैसा जमा करते होंगे, या हो सकता है तुम भी कहीं पर पैसा अपना जमा किए होगे, तुम्हारा भी बैंक अकाउंट होगा। तो वहाँ पर, तो इनको जहाँ पर पैसा रखा जाता है या उनसे मिलता है, तो उन संस्थानों को बोलते हैं वित्तीय संस्थान या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगला शब्द है वित्तीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। वित्तीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, याद रखना। आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए करों तथा सरकारी व्यय का प्रयोग। तो फिस्कल पॉलिसी क्या हो गया? वित्तीय नीति में जो भी पैसा मिल रहा है टैक्स से, उसको कैसे हम लोग खर्चा करेंगे, सरकार को ये डिसाइड करना होता है, तो वो फिस्कल पॉलिसी बनाती है, वित्तीय नीति बनाती है। अगला शब्द है विदेशी विनिमय, विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज। अन्य देशों की मुद्रा या बॉन्ड या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के माध्यम से आया विदेशी निवेश। इस प्रकार के निवेश के साथ किसी फर्म के प्रबंध और नियंत्रण में निवेशक फर्मों, व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाता। तो अगर कोई बाहर से पैसा आ रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है, जो अन्य देशों की मुद्रा या बॉन्ड या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के माध्यम से आ रहा हो, तो उसी को कहते हैं हम लोग विदेशी विनिमय, विदेशी मुद्रा। तो इस तरह के जो निवेश होते हैं, इसमें किसी फर्म के प्रबंध और नियंत्रण में निवेशक व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये बात ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पे जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। विनिमय, अब अगला शब्द हम लोग देखेंगे विदेशी विनिमय मुद्रा बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऐसा बाजार जहां आज की नियत दरों पर मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है, पर उस खरीदी बेची गई मात्रा का वास्तविक हस्तांतरण भविष्य की किसी नियत तिथि को ही किया जाता है। तो विदेशी विनिमय मुद्रा बाजार क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऐसा बाजार जहां पर आज के रेट में, जैसे आज चलो आज दूध का भाव मान लो कि 42 रुपए लीटर है, तो आज के हिसाब से खरीद बेच दी गई, लेकिन जब दूध का एक्चुअल डिलीवरी होगा, मान लो कि 1 सप्ताह बाद होगा, तो उसका डिलीवरी बाद में होगा, लेकिन अभी ही लेन देन कर लिया गया। अगला शब्द है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के ध्येय से देश के सामान्य आर्थिक कानूनों को पूर्णतः लागू नहीं किया जाता, विशेष रूप से बनाए गए आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित हो चुके हैं। ये देश हैं जनवादी चीन, भारत, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस आदि। तो बच्चों, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझ लो, जैसे कि तुम अगर किसी बड़े सब्जी मंडी भी जाते हो तो क्या देखते हो? वहाँ बहुत सारे सब्जी बेचने वाले एक साथ रहते हैं। तो उसी तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां एक साथ मिलकर के अपना उद्योग चलाती हैं, और इसको सरकार का सहयोग मिलता है, सरकार उनको ज़मीन मुहैया कराती है, और वहाँ पर एक
विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाती है, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत तरह की उनको सुविधाएं मिलती हैं, सरकार से सहूलियतें मिलती हैं। तो और इसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर जो औद्योगिक उत्पादन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा तुमको चीन में मिलेगा, भारत में भी शुरू हो चुका है, गुजरात में है, बहुत जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। जॉर्डन हो गया, पोलैंड हो गया, कज़ाकिस्तान, फिलीपींस, रूस आदि। तो एक तरह से ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स होते हैं या हब्स। अगला शब्द है विनिवेश, जिसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। किसी कंपनी की पूंजी के एक अंश को जानबूझकर बेचना। इस प्रकार धन जुटाने के साथ साथ उस कंपनी की हिस्सेदारी रचना या प्रबंधन या दोनों में बदलाव भी किए जा सकते हैं। अब बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि अभी के समय में बहुत सारी सरकारी कंपनियों, सरकारी जो उपक्रम हैं, जैसे रेलवे हो गया या फिर बहुत सारे एरोप्लेन कंपनीज हैं, एयर इंडिया हो गया, जो भी कुछ है, तो उसका कुछ हिस्सा सरकार कह रही है कि हम डिसइन्वेस्ट कर देंगे, मतलब कि हम उसका कुछ हिस्सा बेच देंगे प्राइवेट प्लेयर के हाथों में। तो ये चीज़ हो गया विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसका तुरंत फ़ायदा क्या होता है? तुरंत फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा पैसा मिल जाता है प्राइवेट सेक्टर से, और थोड़ा कामकाज थोड़ा उनका इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, न कि लोगों की भलाई से उसको कुछ मतलब होता है, उसको फ़ायदे से मतलब होता है। तो थोड़ा सा वर्किंग इम्प्रूव हो जाता है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाता है, पैसा जाता है। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट से नुकसान ये होता है कि फिर जो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं और जो जनता की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो दरकिनार कर दी जाती है। अगला शब्द है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट में SLR बोलते हैं। ये क्या होता है? रिजर्व बैंक के आदेशानुसार बैंकों द्वारा कुल जमाओं और सुरक्षित निधियों का तरल रूप में रखा जाने वाला अंश। नगद जमा अनुपात के साथ साथ इस वैधानिक तरलता अनुपात का अनुपालन करना बैंकों के लिए अनिवार्य होता है। यानी कि रिजर्व बैंक ने कुछ ऑर्डर दिया है बैंक्स को, बाकी बैंक्स को, कि तुम्हारे यहाँ जितनी भी जमा तुम्हारी प्रॉपर्टी है हमारे पास या जमा है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो तरल रूप में रखा जाएगा। तरल रूप में रखने का मतलब हो गया कि कभी भी जो उसको निकाला जमा किया जा सकेगा। तो इसी को बोलते हैं लिक्विड, इसी को बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। तो कितना रखा जाएगा वो इस अनुपात से पता चलेगा। ठीक है, तो नगद जमा अनुपात के साथ साथ इस वैधानिक तरलता अनुपात का अनुपालन करना बैंकों के लिए अनिवार्य होता है। अगला शब्द है सहभागिता, कॉम्यून्स। जन सहभागिता या चीनी भाषा में रोनमिन गोंगशे। अब बच्चों, ये नई चीज है। जन सहभागिता या चीनी भाषा में इसको बोलते हैं रोनमिन गोंगशे। यह चीन में 1858 से यह चीन में 1958 से, सॉरी बच्चों, 1958। यह चीन में 1958 से 1985 की अवधि में ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तरों में सबसे उच्चतम स्तर था। अब 1958 से 1985 कितना हो गया? 27 साल लगभग। इस अवधि 1982 से 1985 में इसका स्थान नगर प्रशासन ने ले लिया। विशालतम सामुदायिक इकाइयों, कम्यूनों का विभाजन कर उन्हें उत्पादन वाहिनियां तथा उत्पाद दलों में पुनर्गठित कर दिया गया। उन जन सहभागिताओं के प्रशासकीय, राजनीतिक और आर्थिक कार्य होते थे। अब बच्चों, सहभागिता कम्यून्स क्या है, इसको थोड़ा सा हमें ऐतिहासिक संदर्भ में समझना पड़ेगा। जन सहभागिता को चीनी भाषा में हम लोग रोनमिन गोंगशे बोलते हैं। ये चीन में 1958 से 1985 की अवधि में
ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तरों में सबसे उच्चतम स्तर माना जाता था। इस अवधि 1982 से 1985 में इसका स्थान नगर प्रशासन ने ले लिया। तो बाद में इसका स्थान नगर प्रशासन ने ले लिया और जो विशालतम सामुदायिक इकाइयों कम्युनियों का विभाजन कर उन्हें उत्पादन वाहिनियों तथा उत्पाद दलों में पुनर्गठित कर दिया गया। उन जन सहभागिताओं के प्रशासकीय, राजनीतिक और आर्थिक कार्य। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कम्युन्स ने देश के विकास में चीन के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला शब्द हम लोग देखते हैं संस्थागत विदेशी निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। संस्थागत विदेशी निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अन्य देशों में आधार वाले बैंक और गैर बैंक संस्थान, यानी कि वो बैंक और जो गैर बैंकिंग संस्थान है जो दूसरे देशों में है, इनमें विदेशी व्यावसायिक बैंक, निवेश बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष जैसे निवेशक संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। स्पष्टतः ये संस्थाएं देश की अपनी इस प्रकार की संस्थाओं से अलग होती हैं। शेयर, बॉन्ड आदि में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इनके निवेश का देश को आर्थिक, व्यापारिक परिस्थितियों पर गहन प्रभाव पड़ता है। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये विदेशों में ये बैंक्स होते हैं या नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और इसमें विदेशी व्यावसायिक बैंक, निवेश बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष जैसे निवेशक संस्थाएं भी होती हैं, सम्मिलित होती हैं और ये शेयर, बॉन्ड आदि में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निवेश करती हैं और जिससे देश की आर्थिक व्यापारिक परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं देश की व्यापारिक परिस्थितियों को बदलने में। अब अगला शब्द हम लोग देखेंगे सार्क। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में सार्क बोलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इस क्षेत्र के 8 देशों का संघ है। ये देश हैं भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। बच्चों इन देशों को हमेशा याद रखना, हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। सार्क दक्षिण एशियाई जन समुदायों को मैत्री, विश्वास और सूझबूझ के आधार पर मिलजुल कर कार्य करने का एक मंच प्रदान करता है। इसका ध्येय सदस्य देशों में आर्थिक सामाजिक विकास का संवर्धन है। बच्चों सार्क क्या है कि जो भी ये देश हैं सार्क के, ये इन सबका आपस में सहयोग करना और डेवलपमेंट करना। अगला शब्द है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। वृद्ध, अपंगों, असहायों, विधवाओं और बच्चों के हितार्थ स्थापित, संचालित निजी और सार्वजनिक पेंशन संस्थाएं, इनमें पेंशन, सेवानुदान, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ, स्वास्थ्य सेवा आदि सम्मिलित होते हैं। अगला शब्द है स्वनियोजित, सेल्फ एम्प्लॉयड। अपने खेत, व्यवसाय आदि का स्वतंत्र रूप से संचालन करने वाले व्यक्ति। इनके कुछ सहायक हो सकते हैं। कब, कहाँ उत्पादन या विक्रय करें अथवा कैसे कार्य का संपादन करें, इन बातों के विषय में निर्णय की इन्हें स्वतंत्रता रहती है। इनकी आय मुख्यतः अपने उत्पादन के विक्रय या लाभ पर निर्भर रहती है। तो यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजित लोग वो होते हैं जो अपना धंधा चला रहे हैं। जैसे कि कोई नाई का काम कर रहा है, बाल काटने का काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, जूते बनाने का काम कर रहा है, कोई आटा चक्की चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। तो ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो गए, अपना स्वनियोजित कार्य कर रहे हैं। अगला शब्द देखते हैं स्थिरीकरण। स्थिरीकरण उपाय। स्थिरीकरण उपाय क्या है? स्टेबलाइजेशन मेजर्स। भुगतान शेष के उतार चढ़ाव और उच्च स्फीति दर के नियमन के लिए अपनाए गए वित्तीय, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतिगत उपाय। तो स्थिरीकरण उपाय क्या है?
भुगतान विशेष के उतार चढ़ाव और उच्च स्फीति दर के नियमन के लिए अपनाए गए वित्तीय राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतिगत उपाय। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो स्टेबलाइजेशन मेजर होता है वो लिया जाता है, ताकि जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है मार्केट में, या जो भी जिस मतलब कि एक अस्थिरता का जो माहौल है उसमें स्थिरता कैसे लाया जाए, इसी के लिए स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिया जाता है। अगला शब्द है सेवानुदान, ग्रेच्युटी। कर्मचारी के सेवामुक्त होने पर उसे उसकी सेवाओं के लिए नियोक्ता से मिलने वाली एक मुफ्त मानार्थ राशि। तो जब कोई अपनी नौकरी से रिटायर होता है तो उसको ग्रेच्युटी उसकी मिल जाती है। स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ऐसा शेयर बाजार जहां सरकारों और सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। यहाँ दलालों को कंपनियों के अंश पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। अब बच्चों, अभी एक फिल्म आई है अभिषेक बच्चन की, बिग बुल, जरा वो देख लेना तो थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी पता चलेगा। तो यहाँ पर शेयर्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज, और उसी में दलाल जो लोग होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो अपना फायदा बनाते हैं। अगला शब्द हम लोग देखेंगे शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या हुआ? किसी महानगरीय क्षेत्र का प्रसार, शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या या उनके क्षेत्रफल का विस्तार या उनके अनुपात में समयानुसार वृद्धि। इसके प्रतिनिधि स्वरूप शहरों में बसी जनसंख्या का अनुपात या इस अनुपात की वृद्धि दर का प्रयोग हो सकता है। इन दोनों को ही जनगणना प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। परिवर्तन अवधि वार्षिक, दशकीय या फिर कोई अंतर्वर्ती अवधि हो सकती है। तो बच्चों, शहरीकरण क्या हो रहा है? शहरीकरण का मतलब हो रहा है कि जो जैसे कि जो शहर होते थे, उनके आसपास के जो कस्बे होते थे, धीरे धीरे वहाँ पर भी शहरीकरण होता गया, यानी कि वहाँ भी अब शहरों जैसी सुविधाएं मिलने लगी, और शहरों का ही जीवन शैली अब उन कस्बों में भी आ गया, यानी कि शहर अब बड़ा होने लगा। तो इसी को हम लोग शहरीकरण कहते हैं। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ भी शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और ख़ास तौर पे जब अब हमारे पास सड़कें बन चुकी हैं, हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है, और हमारे पास सामान लाने ले जाने की सुविधा है, तो इस तरीके से शहरीकरण हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पे आगे बढ़ रहा है। अगला शब्द हम लोग देखते हैं शेयर बाजार। तो शेयर बाजार क्या होता है? स्टॉक मार्केट, तो जहाँ पर शेयर की खरीद बिक्री होती है, तो शेयर आदि के व्यापार के लिए संस्थान, उसी को स्टॉक मार्केट बोलते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी, जब हम लोग स्टॉक मार्केट देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, शेयर बाजार देखते हैं तो यहाँ पर शेयरों को खरीदा बेचा जाता है। और वही जब हमने स्टॉक एक्सचेंज को देखा था, तो स्टॉक एक्सचेंज एक अलग तरह का शेयर बाजार होता है, जहाँ पर सरकारी और सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के जो एंटिटीज होते हैं उनको खरीदा बेचा जाता है। तो इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज एक एक अलग एक विशेष तरह का शेयर बाजार हो गया। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। 1 वर्ष की आयु से पूर्व ही मृत शिशुओं की संख्या तथा उस वर्ष में जन्मे शिशुओं की संख्या का अनुपात गुना 1000। तो 1000 में बच्चे अगर जन्म लिए तो कितने बच्चे मर गए, उसमें वही होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। जो विकासशील देश या गरीब देश हैं, जैसे भारत के भी बहुत से क्षेत्र हैं, और अफ्रीका के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, और अन्य गरीब जगह, वहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या शिशु मृत्यु दर अभी भी ज़्यादा है। तो सरकार को इस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगला शब्द हम लोग देखते हैं श्रमिक संघ, ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन क्या होता है? मजदूरी की दरों, लाभों और कार्य करने की दशाओं को लेकर अपने सदस्यों के हितों के रक्षार्थ मजदूरों द्वारा बनाई गई संस्था। तो कोई भी कंपनी होती है, कोई भी फैक्ट्री होती है, तो वहाँ वर्कर्स होते हैं, और ये वर्कर लोग भी आपस में मिलकर के एक टीम बना लेते हैं, एक संस्था बना लेते हैं, जिसको ट्रेड यूनियन कहा जाता है। और इस संस्था के माध्यम से वो अपनी बात को, अपनी परेशानियों को प्रबंधन के सामने रखते हैं, ताकि उनको उनको जो भी समस्या है उससे उनको निदान मिल सके, और वो लोग अच्छे से काम कर सकें और अपना जीवन यापन और आगे अच्छा कर सकें।
अगला शब्द है श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। श्रमिकों की कुल संख्या का देश की जनसंख्या में अनुपात, इसे प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। तो अब जितने भी देश में लोग हैं उसमें से कितने लोग मजदूर हैं, तो यही श्रमिक जनसंख्या अनुपात से हम लोग मापते हैं। अगला शब्द है श्रम कानून, लेबर लॉज। सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए नियम। अब देखो बच्चों, लेबर लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी काम किया था। पहले लोग मजदूरों से 12 घंटे 15 घंटे हर दिन काम कराते थे और कोई छुट्टी भी नहीं होती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर लॉज लगाए और सबको 8 दिन काम करना तय कर दिया और साथ साथ एक दिन छुट्टी का भी तय किया। इसलिए लेबर लॉज बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत और पूरे विश्व के इतिहास में। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इस पाठ्य पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th एनसीईआरटी का हम लोगों ने जितना भी जितने भी पारिभाषिक शब्दावली थी उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चाहेंगे कि अब मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को कई बार देखें जिससे आपको सारे शब्द पूरी तरह से याद हो जाएं। धन्यवाद आपके समय के लिए। आपका दिन शुभ। इस चैनल को लाइक करें। थैंक यू।